नमस्कार दोस्तों, हमारी कंट्री में लॉकडाउन को हुए तकरीबन 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है ये कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया था उसका जो टोटल मोटिव था वो टोटली फेल हो चुका है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, काफी लोगों की मौत हुई। ये जो केसेज है बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो पूरा लॉकडाउन का फेज था वो एक तरह से हमें ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें हमें काफी बड़ी फेलियर देखने को मिली। आखिर मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं कि हमारी कंट्री का लॉकडाउन फेल हो चुका है, उसके बारे में ही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो लॉकडाउन था ये फेज बाय फेज कैसे चलता गया, और इसके साथ साथ जो हमारी कंट्री का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको कैसे इसने फेल कर दिया, और इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को कैसे फेल कर दिया। आखिर इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमें क्या क्या देखने को मिला, कैसे ये हमारा लॉकडाउन जो है वो फेल हो चुका है, हमारी कंट्री कैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हारने लग गई है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट तक इस वीडियो में देखिए। हालांकि ये जो मेरे ओपिनियंस है आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस कुछ और हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं लास्ट तक मेरे ओपिनियंस देखिए, और मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर रखिए कि आपकी क्या राय है इस लॉकडाउन को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस हमारी कंट्री में आता है 30 जनवरी को, जो केरला में पाया जाता है। उसके बाद 23 मार्च को हमारी कंट्री में टोटल लॉकडाउन कर दिया जाता है, कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन। हमारे प्रधानमंत्री जी इसका ऐलान करते हैं, मतलब तकरीबन 2 महीने बाद इसका ऐलान किया जाता है जब हमारी कंट्री में पहला केस आता है। ये जो पूरा लॉकडाउन था, 2 महीने का इंटरवल था, उसमें हमें काफी कुछ देखने को मिला, जहां पर जो बाहर से ट्रैवलर्स आते थे उन पर चेकिंग की गई। और इसके अलावा ये जो पूरा मोटिव था नेशन वाइड लॉकडाउन का, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जान है तो जहान है। इतना बड़ा मोटो देते हैं कि अगर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसी से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो रन कर सकती है। इस पूरे मोटिव को, इस पूरे 21 डेज लॉकडाउन को हमारी कंट्री में सभी ने काफी सिंसियरली फॉलो किया। हालांकि कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहां पर हमें तनाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो इस लॉकडाउन को काफी सिंसियरली लोगों ने अपनाया। प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजाने को बोली, लोगों ने बजाई। थालियां बजाने को बोली, वो भी बजाई। दिया जलाने को बोला, वो भी सिंसियरली फॉलो किया, लोगों ने दिए जलाए। लेकिन ये जो पूरा मोटिव था लॉकडाउन का फर्स्ट फेज में, जो सरकार को करना चाहिए था उसकी बजाय सरकार ने दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। जहां पर हमने देखा कि जहां पर जरूरत थी कि टेस्टिंग बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी, लेकिन सरकार का मोटिव जो था, जो सरकार की पूरी प्रायोरिटी थी, वो चल रही थी कि कैसे स्टंट्स खेलने हैं, दिया जलाना है, थाली बजानी है, तालियां बजानी है। इस सभी को लेकर सरकार हमारी वर्क कर रही थी। अब इसके बाद ही अगर मैं बात करूं, हमारी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 1 जो था, उसमें मेन जो मोटिव था सरकार का वो था कैसे हमें इस बीमारी की जो चेन बन रही है उसको तोड़ना है, कैसे हमें पूरी चेन को कंट्रोल करना है। तो इस लॉकडाउन को लगाया गया। लेकिन पहले लॉकडाउन में सरकार ने यह नहीं सोचा कि हमें चेन का तभी पता चलेगा, हम तभी चेन को तोड़ सकते हैं जब हम टेस्टिंग करेंगे। पहले लॉकडाउन में सरकार ने बिल्कुल भी इतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं की, बहुत ज्यादा माइनर टेस्टिंग हो रही थी हमारी कंट्री में। हालांकि अगर हम बाकी कंट्रीज के बारे में बात करें, जब वहां पर लॉकडाउन लगाया गया वहां पर जो टेस्टिंग थी उसको काफी तेजी से बढ़ाया गया। लेकिन हमारे फर्स्ट लॉकडाउन में सरकार जो थी वो पीपीई किट्स या फिर जो टेस्टिंग किट्स है उसको अभी परचेज कर रही थी, मतलब सरकार की बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी। हालांकि यहां पर मैं पूरा ब्लेम जो है वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि यहां पर जो स्टेट्स थी, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी काफी अच्छा काम नहीं किया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी ने भी पहले लॉकडाउन में अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि कैसे चेन को ब्रेक करना है। सभी इसी चीज के पीछे लगे हुए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा हमें तभी चेन का पता चलेगा जब हम ज्यादा टेस्टिंग करेंगे। यहां पर मोटिव होना चाहिए था ट्रेस, टेस्ट एंड आइसोलेट, लेकिन ये जो मोटिव था ये सेकंड फेज में हमारी सरकार ने फॉलो किया। तो इससे यही पता चलता है कि जो पूरा कंसेप्ट था पहले लॉकडाउन का, 21 डेज लॉकडाउन का, उसमें सरकार का मेन मोटिव था कैसे हमें कर्व को फ्लैट करना है, बढ़ाने की बजाय फ्लैट करना है। लेकिन हालांकि फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हमें देखने को मिला, जो कर्व था वो फ्लैट तो नहीं हुआ, वो डिले होता जा रहा है।
फिर आता है हमारी कंट्री में सेकंड लॉकडाउन, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी अप्रैल 14 को ये बोलते हैं कि ये जो लॉकडाउन है इसको एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन यहां पर एक मोटो दिया जाता है, दैट इज जान भी जहान भी। जहां पहले लॉकडाउन में बोला गया था जान है तो जहान है, सेकंड में बोला गया जान भी जहान भी, मतलब दोनों चीजों को देखा जाएगा कैसे बीमारी को कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कैसे जो हमारी इकोनॉमी है उसको रन करना है, उसको बाद में ट्रैक पर लेकर आना है। लेकिन यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मैं बोलूंगा 10% ही रन कर रही थी। इस समय हमें क्या देखने को मिला कि जो माइग्रेंट्स का इशू है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, जहां पर लोग जो हैं वो पैदल चलकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस समय ये लगने लग गया था कि जो हमारी कंट्री में लॉकडाउन का फेज है वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, जो माइग्रेंट्स लेबरर्स थे स्पेशली वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इनका इशू काफी ज्यादा उठने लग गया। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि यहां पर जो पूरा कोरोना का इशू था उसको क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया हमारे गोदी मीडिया ने, जहां पर हमें देखने को मिला कि एक तबलीगी जमात को काफी ज्यादा टारगेट किया गया। हालांकि उसी तबलीगी जमात को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को काफी ज्यादा टारगेट किया गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार को भी इस चीज पर रोक लगानी चाहिए थी कि ये जो पूरा कोरोना का इशू है, पूरी डिजीज का इशू है, इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं करें। लेकिन हमारे मीडिया को टीआरपी यहां से ही मिलती है, तो उन्होंने इस पूरे इशू को क्रिमिनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डॉक्टर्स है, जो जिनको हम बोलते हैं कि जो वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उनमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। काफी हॉस्पिटल से ये न्यूज हमारे सामने आती है कि जो पीपी किट्स की डिमांड है वो जो डॉक्टर्स है वो लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को पीपी किट्स नहीं मिल रही, क्योंकि उस समय जो हमारी कंट्री थी वो इंपोर्ट कर रही थी। उस समय मतलब पहले कोई प्रेपरेशन नहीं थी, इंपोर्ट कर रही थी। उस समय टेस्टिंग किट्स हमारे पास पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम हो रही थी। इंडिया को ये लग रहा था कि हमने लॉकडाउन कर दिया इसीलिए हमारे पास केस जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर जो सच था वो यही था कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम हो रही थी। इसके अलावा इसी समय हमारे सामने बहुत बड़ा इशू आता है, दैट इज सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, जहां पर जो स्टेट अथॉरिटीज थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वो सेंटर से ये बोल रही थी कि हमें ज्यादा अथॉरिटी मिलनी चाहिए, जहां पर हम कैटेगराइज कर सकें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में। लेकिन जो सेंटर था वो पूरी अथॉरिटी अपने पास रखता था, जो पीएमओ ऑफिस था वो पूरी अथॉरिटी अपने पास रख रहा था, क्योंकि उस समय सेंटर को भी ये लग रहा था कि हमने लॉकडाउन को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया है, स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है हो सकता है इंडिया में ना फैले और पूरा जो क्रेडिट है वो सेंटर गवर्नमेंट को मिल जाए। तो इसी चीज के चलते सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में हमें काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंटर से पैसा भी मांग रही थी और इसके साथ साथ अथॉरिटी भी मांग रही थी। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो केसेस है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर हम बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 जून रात के 12 बजे, उस समय की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन जो केसेस हैं वो टोटल 11,000 से भी ज्यादा हमारे सामने आए हैं। अगर इसी स्पीड से हमारी कंट्री में केसेस बढ़ते रहे तो हमारी कंट्री में जो कोरोना की हालात है, जो पेशेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना हमारी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर मैं हेल्थ केयर के बारे में बात करूं तो इंडिया ऐसी कंट्री है जो अपनी जीडीपी का 1.3% ही हेल्थ केयर पर स्पेंड करती है, और वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करें जहां पर यूएस जो है वो 8.5% अपना जो है वो स्पेंड करती है हेल्थ केयर पर, जापान जो है वो 10.9% स्पेंड करती है, साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो 8.1% स्पेंड करती है, और वहीं अगर हम इंडिया के कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करें तो यहां पर मैं ब्राजील की बात करना चाहता हूं। ब्राजील जो है वो 7.5% अपना जीडीपी का स्पेंड करती है हेल्थ केयर पर, और वहीं जो इंडिया है वो करता है 1.3%। तो आप खुद सोचिए कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है। अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो क्या हम यूएस की तरह इसको कंट्रोल कर पाएंगे, जहां पर हमें बाकी कंट्रीज में देखने को मिला, क्या हम वैसे कंट्रोल कर पाएंगे? हालांकि यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल ने भी यही बोल दिया है कि जैसे केसेस बढ़ते हैं जुलाई 31 तक ये जो केसेस है 5.5 लाख तक पहुंच सकते हैं, और यहां पर जो दिल्ली में बेड्स की जो समस्या है बहुत ज्यादा है, 80,000 बेड्स उस समय तक चाहिए होंगे जो वहां पर नहीं है। हालांकि प्रेजेंट की में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में बेड्स ही पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऐसी न्यूज हमारे सामने आती है जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि किसी पेशेंट को बेड नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो पूरे हालात हैं वो अभी से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं।
आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना कम हो सकता है आप उतना कम घर से बाहर निकलें, जितना आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से आ चुकी। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां पर मैं कंपेयर करूंगा 7 मई और 7 जून के बारे में। 7 मई मतलब जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलना स्टार्ट कर दिया था हमारी गवर्नमेंट ने, और 7 जून जब हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आज के समय में चल रही है, मतलब अनलॉक फेज 1 जो हमारी कंट्री में चल रहा है, और इसके अलावा लॉकडाउन, उसके बारे में मैं कंपेयर करना चाहता हूं। इन्फेक्टेड टू टेस्ट परसेंट, मतलब जितने टेस्ट किए जाते थे उसमें से कितने परसेंट जो पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्टेड होते थे। यहां पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं 7 मई को 8.1% थी और 7 जून को 26.2% ये रेशियो चल रहा है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 7 मई को 16.5% थी और प्रेजेंटली 7 जून के बारे में अगर मैं बात करूं दैट इज 22.2%। गुजरात के बारे में अगर मैं बात करूं 7 मई को ये जो रेशियो थी दैट इज 7.1%, 7 जून को ये जो रेशियो है दैट इज 8.1%। और वहीं मैं अगर तमिलनाडु के बारे में बात करूं तो उस समय ये जो रेशियो थी 7 मई को 5.4 थी और करंटली जो रेशियो है 7 जून को दैट इज 8.1%। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि कैसे जो हमारी कंट्री में इन्फेक्शन की जो रेशियो है, इन्फेक्शन जो रेट है वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्पेशली दिल्ली और महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में अपकमिंग जो सीजन है वो मलेरिया और डेंगू का है। तो मतलब यहां पर कोरोना तो चल ही रहा है, मलेरिया भी आने वाला है, डेंगू भी आने वाला है, इसके जो पेशेंट्स हैं वो भी आएंगे, कोरोना के पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है। हमारी कंट्री में ये जो कोरोना की बीमारी है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं की जा रही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में जो यहाँ पर इकोनॉमिक पैकेज सैंक्शन किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, उसमें से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें से सिर्फ 15,000 करोड़ रुपीस फिर से हेल्थ केयर के लिए स्पेंड किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा पेंडेमिक, उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है वो इतना कम पैसा हेल्थ केयर पर खर्च कर रही है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि कैसी सरकार को हम चुन रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस पूरे लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरे तरीके से हुआ है। जो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है उसमें इतना बड़ा लॉकडाउन होना मतलब इकोनॉमी को बुरे तरीके से खराब करना है। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं लेटेस्ट जीडीपी डेटा के बारे में, जो हमारी कंट्री में Q4 ऑफ फिस्कल ईयर 2020 का जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज 3.1%। अब ये मैं बात कर रहा हूं Q4 के बारे में, मतलब मार्च तक के। मार्च में हमारी कंट्री में लॉकडाउन हुआ था 23 को, उससे पहले का है ये Q4 का। तो उस समय सोचिए लॉकडाउन से पहले हमारी कंट्री की जीडीपी इतनी ज्यादा कम है, तो अब जब लॉकडाउन कर दिए गए इस फेज में आप सोचिए, इस क्वार्टर में आप खुद सोचिए कि हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो कितनी ज़्यादा होगी। मेरे अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव में जाएगी। तो हमारी इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसका ब्लेम हम पूरा कोरोना पर नहीं डाल सकते, क्योंकि कोरोना से पहले भी अगर हम देखें तो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक हालात जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। Q3 में जो थी वो 5% पर थी और जो Q4 में है वो 3% पर आ चुकी है। तो आने वाले समय में इकॉनमी के अगर हम बात करें तो इसके जो हालात है वो और ज़्यादा बिगड़ेंगे। और इसके अलावा कोरोना के साथ साथ जो इकोनॉमिक हालात हुए हैं उसको टैकल करने के लिए हमारी जो सरकार है उसने इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज में कितना बड़ा जुमला हमें देखने को मिला, जहां पर सरकार ये बोल रही थी कि 10% ऑफ जीडीपी का है, लेकिन हालांकि जो सच है वो यही है कि 1% जीडीपी का सरकार खर्च कर रही है। इसके बारे में मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी, जहां पर पूरे 5 जो सेशन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाए हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। और उसमें हमने देखा है कि कैसे ये जो पूरा इकोनॉमिक पैकेज है वो कैसे एक तरह से जुमला है। आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अनलॉक फेज 1 में जो हमारी सरकार है उसने हालांकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोल तो दिया है, लेकिन फिर से हमें यही देखने को मिल रहा है कि लोगों में डर है। लोग डर की वजह से बाहर नहीं जा रहे। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेंगे? तो मतलब पूरा जो बिजनेसेस हैं वो बंद होने लग गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ टोटली कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ वो भी कोलैप्स हो चुकी है। बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होने लग गए हैं। इसके अलावा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करें, वहाँ पर भी हमें यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो यही बात है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रन भी करने लग गई है लेकिन फिर से अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, लॉस में बिजनेसेस जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री इस साल
मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालात जो है वो अच्छे नहीं होंगे। हालांकि आने वाले साल में 2021 में क्या होते हैं वो हमें देखना होगा। तो ये था पूरा मेरा ओपिनियन रिलेटेड टू लॉकडाउन, कैसे जो इश्यूज़ है वो राइज हुए। हालांकि आप बोलोगे पूरे इश्यूज़ के बारे में आपने डिटेल में नहीं बोला, इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ पास्ट में भी, लेकिन इसमें मैं अपने ओपिनियन शेयर करना चाहता था कि मेरे राय में कैसे ये जो पूरा लॉकडाउन है वो फेल हो चुका है। क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज़ के ग्राफ्स के साथ कंपेयर करें तो हमारी कंट्री एक ऐसी है जहाँ पर अनलॉक होने के बाद केसेस एक्सपोनेंशियली राइज किए हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वहां पर अनलॉक होने के बाद जो केसेस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। तो मेरी राय में ये जो पूरा लॉकडाउन था वो टोटली फेल हो चुका है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, चाहे आपको मेरी राय अच्छी लगी है चाहे नहीं लगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखना जरूर, क्योंकि अगर आप अपनी राय अपने ओपिनियन शेयर करोगे तो ही हमें पता चलेगा कि एक आम नागरिक क्या सोचता है इस लॉकडाउन के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिए, जैसे मेरी पिछली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया इसमें भी इतना ही ज़्यादा प्यार दिखाइए। लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जब मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं आपके साथ एक लाइव सेशन ज़रूर करूँगा जहाँ पर मैं अपने कुछ पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।